लोकसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन रेडी स्टार्ट। मान्यवर उपाध्यक्ष जी, आपने जो मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं सदन के प्रति आपके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए आभार प्रकट करता हूं। साथ ही मैं सरकार के द्वारा प्रस्तुत कृषि और सिंचाई की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। मान्यवर, 54 वर्षों की स्वतंत्रता के बाद भी हम भारत के किसानों को उनके खेतों को पानी नहीं दे सके, उन्हें बिजली नहीं दे सके और उनके लिए खाद और बीज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर सके। यह हमारी पिछली सरकार की किसानों के प्रति उदासीनता का प्रतीक है। मान्यवर, आप देखते हैं कि किसानों की हालत क्या है। हम सभी कहते हैं कि चुनाव के दौरान हमारे नेता बराबर कहते हैं, स्वतंत्रता के पहले हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी कहा करते थे कि भारत किसानों का देश है। भारत में 80% किसान बसते हैं। किसानों की खुशहाली देश की खुशहाली का प्रतीक है। लेकिन 55 वर्षों की स्वतंत्रता के बाद भी पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण हम किसानों के घरों को खुशहाल नहीं बना सके, उनके बच्चों की शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं कर सके, उनके गांव में बिजली नहीं दे सके, उनके गांव को सड़क से जोड़ने का काम नहीं कर सके और न ही उनके गांव में पेयजल की आपूर्ति कर सके। मान्यवर, उनके चेहरे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी भी उनके चेहरे पर खुशी नहीं झलकती। वे बराबर उदासीन रहते हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। उनको रोज की चीज़ें भी हम 54 वर्षों में नहीं दे पाए। जहां तक कि नई सरकार का प्रश्न है, पहली बार गांव पर कृषि पर राष्ट्रीय आमदनी का 49% रुपये खर्च करने की घोषणा की गई। सरकार की घोषणा सराहनीय है और 54 वर्षों के बाद पहली बार सरकार ने किसानों के हित में काम करने का संकल्प लिया है, बीड़ा उठाया है और किसानों की ओर ध्यान दिया है। इससे पहले कभी किसानों के प्रति पिछली सरकार ने इस तरह के कार्यक्रम की घोषणा नहीं की। मान्यवर, हम जानते हैं कि आज भी हमारे देश की हालत विश्व के अन्य कृषि प्रधान देशों की तुलना में सबसे नीचे है। आज भी हमारे देश के प्रति एकड़ पैदावार विश्व के सब देशों से कम है। अमेरिका, कनाडा विकसित देश हैं। मान्यवर उपाध्यक्ष जी, आप इसी से पता लगा सकते हैं कि पिछली सरकार किसानों के प्रति कितनी उदासीन रही है। उनके लिए उचित बीज व्यवस्था की भी नहीं कर सकी और ना ही सिंचाई की। हम जानते हैं कि किसानों के लिए एक नीति निर्धारित की जाए कि उनकी खेती के लिए जो हम खर्च करें और जैसा बजट में 50% के करीब उनको देने की बात है वह उन तक पहुंच सके। किसान अपनी पैदावार के मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसे विचार यहाँ पर रखे हैं कि कारखानों के मालिक अपनी वस्तुओं के दाम स्वयं निर्धारित करते हैं और दाम निर्धारण करने वाली यदि कोई समिति होती है तो उसका प्रतिनिधि वहाँ रहता है। लेकिन किसानों की खेती की जब फसल उपजती है तो उसका मूल्य किसान निर्धारित नहीं कर सकता और ना ही कोई समिति में उसका कोई प्रतिनिधि रखा जाता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जब कभी भी उसकी पैदावार के मूल्य निर्धारित किए जाएं तो किसानों के प्रतिनिधित्व में उसमें होना जरूरी है। आज हम कृषि और जल संसाधन मंत्रालयों की मांगों पर एक साथ चर्चा कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम अच्छी कृषि की कल्पना करते हैं तो जल की भी कल्पना साथ में करते हैं। जल जीवन है। 54 वर्षों में हम केवल 33% किसानों की खेती को पानी दे सके। पिछली सरकार के सदस्यों ने, माननीय सदस्यों और कुछ कांग्रेसी मित्रों ने जो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं कहा कि हम बहुत उदार थे किसानों के प्रति। क्या यही उदारता है? 54 वर्षों में केवल 33% किसानों के खेतों को पानी दे सके। हमारी पिछली जल परियोजनाएं बेकार होती जा रही हैं। मैं बिहार में रोहतास जिले से आता हूं जहां सोन नहर है। यह योजना 1875 की बनी हुई है, करीब 125 वर्ष पुरानी है, जिसकी अवधि केवल 50 वर्ष तक ही आंकी गई थी। लेकिन 125 वर्ष बाद भी सोन नहर आधुनिकीकरण की परियोजना पूरी नहीं हुई है, जबकि इसमें 22 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो रही है। आज उसकी क्षमता समाप्त हो गई है। जब ज़्यादा बारिश होती है तो किसानों के खेतों में बाढ़ आ जाती है और जब बारिश ना हो तो सुखाड़ से उनकी फसल मर जाती है। आज किसानों की स्थिति बहुत चिंतनीय है। महोदय, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष चरित्र का देश है। क्या उस चरित्र को बचा पाएंगे? क्या हम एक दूसरे के को एक साथ जोड़ पाएंगे? आज यह प्रश्न है। किस प्रकार से हम करें? कानून से भावनाओं को बदलकर दिलों के जख्मों पर मरहम लगाकर कैसे करें? आज यह प्रश्न उठा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि केंद्रीय सरकार के गृह मंत्री ने जो बयान दिया है उनमें से उन्होंने कहा है कि सरकार इस बात का प्रबंध करेगी कि
गिराए गए ढांचे का पुनर्निर्माण हो। सरकार ने निर्णय लिया है कि राम मंदिर का निर्माण करने के बारे में उचित कदम उठाए जाएंगे। लगता है कि यह भी कहा कुछ हवा में बात हो रही है। कैसे बनाएंगे मंदिर, कैसे बनेगी मस्जिद, इसका कोई नक्शा, कोई योजना बनी है? कहाँ बनाएंगे, कौन सी जमीन पर बनाएंगे, वह जमीन सरकार की है या नहीं, क्या करेंगे, एक हवा उड़ा दी। जब इस बात की पूरे विश्व में और पूरे देश में निंदा हुई कि केंद्र सरकार भी अपने कर्तव्य में पूरी नहीं उतरी, संविधान को बचा नहीं सकी, न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं करा सकी, चारों तरफ बदनामी हुई, यहाँ तक कि सत्तारूढ़ दल के अंदर भी यह आवाज उठी कि सरकार ने गलती की है, तो सरकार ने एक और नाटक रचा और हमारे भाइयों से कहा कि अविश्वास का प्रस्ताव लाओ ताकि विश्वास की दृढ़ता बन सके। क्या होना है सब जानते हैं कि यहाँ पर संसद में घोषणा हो जाएगी कि पूरे के पूरे लोग विश्वास करते हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। यह इस सरकार का एक षड्यंत्र सा लगता है, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। आज जो परिस्थिति पैदा हुई है, मेरा कहना है कि अगर हम पुराने इतिहास को देखें तो हमारे यहाँ ऐसा इतिहास रहा है कि मस्जिदें हिंदू लोगों ने बनवाई और मंदिर मुसलमान लोगों ने बनवाए हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अयोध्या से मिला हुआ जिला बाराबंकी है, वहाँ पर देवा शरीफ एक ऐसा वाजिद अली शाह का मजार है जिसे हिंदू राजा ने बनवाया। कन्हैपुर एक ऐसा गांव है जिसमें कार सेवकों द्वारा वहाँ के घर जला दिए गए। वहाँ 2 मस्जिदें और एकाध हिंदू वहाँ मुश्किल से होगा। 50 घर मुसलमानों के हैं। वहाँ एक मुसलमान ने अपना पूरा मकान देकर एक भव्य मंदिर बनवाया है। महोदय, ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे देश में रहे हैं, लेकिन आज धार्मिक उन्माद को फैलाकर राजनीति की रोटी को सेकने वाले लोग इस देश में उत्पन्न हो गए हैं, जो किसी न किसी तरह से सत्ता प्राप्त करके पुराने यथास्थितवाद को लाना चाहते हैं, जिससे लोगों में अशांति और घृणा का वातावरण पैदा हो। ऐसी चीज़ें वे पैदा करना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे वातावरण को समाप्त करने के लिए अच्छा तो यह होता कि केंद्र सरकार मस्जिद मंदिर नहीं बनवाती, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे आते और वह कहते कि हमसे गलती हुई, प्रायश्चित के रूप में हम मस्जिद बनवाएंगे, तब घाव भरते। लेकिन वे शायद इस रास्ते पर नहीं आएंगे। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हमारी जो केंद्र सरकार है उसको कम से कम इतना तो करना चाहिए कि कानून के दायरे में एक न्यायिक जांच आयोग बैठाना चाहिए, ताकि यह निश्चित हो सके कि देश भर में जो दंगे फैले हैं उसका जिम्मेदार कौन है, और यह प्रमाणित हो कि यह किसकी जिम्मेदारी है, तो उसको किस कानून के अंतर्गत सजा दी जाएगी, यह भी निश्चित करना चाहिए। अंत में एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, जो कि वर्तमान परिस्थितियां हैं उनमें सैन्य बल, पुलिस बल और जो भी हमारे पास मौजूदा हालत में हैं, इनसे ये जो दंगे उठ रहे हैं ये समाप्त होने की स्थिति में नहीं हैं। आज आवश्यकता है इस बात की कि सरकार एक ऐसा दंगा निरोधक दल बनाए जिसमें समाज के सभी वर्गों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व हो, समाज के सभी लोग उसमें शामिल हों और उसका उपयोग दंगों को रोकने में किया जाए, और एक अच्छा सा वातावरण पूरे देश में बनाया जाए, और एक दूसरे से मिलकर जगह जगह जाकर, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर हम लोग बात करें, तभी इस प्रकार की घटनाओं को रोक सकेंगे। मुझे विश्वास है और मैं आशा करता हूं कि सरकार इसमें खुले मन से सामने आएगी। लुका छिपी वाली बातों से काम नहीं चलेगा, और यह नहीं चलेगा कि आप सत्ता में बने ही रहें या ना बने रहें, क्योंकि आज प्राथमिकता देश को बचाने की है, सत्ता को बचाने की है। जो हमारी प्राथमिकता है इसको हमें पीछे धकेलना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।